नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका SGS सरोवर के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई जारी रख रहे होंगे और थोड़ा बहुत ज़िंदगी का लुत्फ़ भी उठा रहे होंगे। तो चलिए हम आगे बात करेंगे और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हुए ये भी हमारा एक ज़िंदगी का पार्ट है जिससे हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि संविधान का जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। संविधान एक व्यक्ति को क्या क्या अधिकार देता है, क्या क्या उसके उत्तरदायित्व बताता है ना, ये सारी चीज़ें संविधान हमें बताता है। तो इसका जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें ये अधिकार पता होने चाहिए। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को और एक हमारे समाज में दो प्रकार के व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा है और एक किसी भी कारण से नहीं पढ़ पाता है। तो लेकिन अधिकार हमें अपने सबको पता होने चाहिए कि हमें क्या क्या अधिकार संविधान ने दिए हैं, क्योंकि संविधान निर्माता जो थे उन्होंने हमारे लिए बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया संविधान को। तो हम उनकी मेहनत को ऐसे ही यूं ही जाया नहीं जाने देंगे। हमें उसे समझना है, पढ़ना है और उसको अपने जीवन में उतारना भी है। तो कल जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमारा संविधान का भाग 3 चल रहा था और जिसमें हमने देखा था हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उनके बारे में वर्णन किया जा रहा था। कल हमने देखा कि अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में हमने वर्णन किया। अनुच्छेद 12 एक राज्य की परिभाषा बताता है और अनुच्छेद 13 का वर्णन हमने किया। आज हम आगे बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक की हम बात करेंगे इसमें, और ये हमें समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार या समानता का अधिकार देता है। तो देखते हैं 14, 15, 16, 17, 18 ये हमें किस प्रकार से समानता का अधिकार देते हैं, उनका बारी बारी से हम वर्णन करेंगे और इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा न छूटे जो कि आपको परीक्षा में फिर ऊपर नीचे देखना पड़े, बोला ये तो हमने किया ही नहीं था। सारे पॉइंट क्लियर करते हुए हम चलेंगे। चलिए तो बात करेंगे। हमारा टॉपिक है वही है मौलिक अधिकार भाग 3 और यहाँ पर अनुच्छेद है 12 से 35 का वर्णन, जिनमें से 2 अनुच्छेद कल हम कर चुके हैं, 12 और 13। आज हम अनुच्छेद 14 से 18 का ऑपरेशन करने जा रहे हैं और देखते हैं इनका ऑपरेशन किस प्रकार से हमें करके और उसे दोबारा से उसको स्टिच कर देना है, सिल देना है, ताकि हमें इसमें कोई समस्या न आए। चलिए तो हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है 14, आर्टिकल 14। ये हमें समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 जो है हमें क्या अधिकार देता है? समानता का अधिकार, यानी हम कानून के समक्ष और विधियों के समक्ष किस प्रकार से कानून के लिए समान है, ये हमें सारी व्यवस्थाएं अनुच्छेद 14 हमें देता है। तो देखेंगे किस किस प्रकार से देता है, आगे देखते हैं। ये हमें देता है समानता का अधिकार। इसमें आपको लिख सकते हैं नंबर 1 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, और इसी में आप दूसरा लिख सकते हैं विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण ये हमें अधिकार देता है। 2 पॉइंट देता है इसमें। पहला है आर्टिकल 14। यदि ये पूछता है आर्टिकल 14 हमें क्या देता है, तो हमें समानता का या समता का अधिकार देता है। उसमें भी यदि हम अंदर घुसें तो पहला पॉइंट है विधि के समक्ष समता, यानी कानून के लिए कानून हमें समानता का अधिकार देता है। विधि के लिए हम सभी समान हैं, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, वहाँ पर कानून के लिए सभी समान हैं। ये हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 14.1। और इसमें पॉइंट 2 है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का यानी कानून सभी को संरक्षण भी प्रदान करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जिसे बोलते हैं, है ना। ये हमें संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है, यानी जो भी कानून है वो सभी को प्रोटेक्शन देगी। ऐसा नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति उसको कानून के हिसाब से उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उसे ही मिलेगा, और जो अमीर है उसे मिलेगा। यहाँ पर सभी समान हैं। संविधान के लिए कोई अमीर गरीब
कोई इसमें फर्क या भेदभाव नहीं होता। तो ये होता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 हमें देता है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसमें अनुच्छेद 15 में देखते हैं अनुच्छेद 15 हमें क्या क्या देता है। आप एक बार पढ़ेंगे, ऊपर लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूं। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमें अनुच्छेद 14 देता है। तो देखेंगे क्या देता है अनुच्छेद 15, 14 नहीं, 15 में कहा गया धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी आप किस धर्म से हैं कोई मायने नहीं रखता, किस वंश से हैं, किस जाति से हैं, लिंग आपका क्या है, आप पुरुष हैं महिला हैं, या जन्म स्थान आपका किस प्रांत में हुआ है, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर सभी व्यक्ति संविधान के लिए समान है और इनमें इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी प्रांत का हो, जन्म कहीं भी हुआ हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसके लिए सभी संविधान के लिए सभी समान होंगे। और वो किसी भी प्रांत में कहीं पर भी जन्मा हो, लेकिन भारत के अंदर हो, तो ये इसके लिए सभी समान होंगे। आप देखेंगे अगला है, आप देखते हैं अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का मतलब मैंने आपको, देखिए राज्य शब्द हमारे सामने कई बार आया है और आता रहेगा। राज्य एक प्रांत भी है और राज्य एक हमारा देश को भी राज्य की परिभाषा मैंने आपको पहली क्लास जो थी हमारी उसमें मैंने आपको समझाया था। तो राज्य इसमें भेदभाव नहीं करेगा। और राज्य का मतलब मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूं, केंद्र सरकार किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगी और राज्य सरकारें भी किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगी इन चीजों के आधार पर। अगला है प्राइवेट सेक्टर भी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 कहता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी सभी समान होंगे, वो भी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर में किसी भी पद पर जाएं आप। आगे है राज्य बच्चों महिलाओं के लिए कोई प्रावधान करना चाहे तो कर सकता है। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 3 कहता है। यानी ये थोड़ा अपवाद है इन दो का, क्लॉज 1 का क्लॉज 2 का ये अपवाद है। राज्य चाहे तो बच्चों महिलाओं के लिए कोई प्रावधान, विशेष प्रावधान कर सकता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं के साथ शोषण होता है, बच्चों के साथ शोषण होता है। आप देख सकते हैं कई बार आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे केस आ जाते हैं महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित भी, तो इनका शोषण होता है। आप देखते नहीं है बच्चे 16 साल 14 साल से कम की उम्र के होते हैं, उन पर काम भी करवाया जाता है। वैसे भी आगे चल के देखेंगे अच्छे 23-24 में। लेकिन हम यहाँ पर हल्का सा ऐसे वो प्रकाश उस पर डालते हैं कि बच्चों और महिलाओं के साथ भेदभाव कहाँ हो सकता है, होता है कई जगह हमें देखने को ऐसा मिलता है। तो ये अनुच्छेद आपका 15 का क्लॉज 3 कहता है कि संसद ने इसको राज्य को छूट दी हुई है कि राज्य चाहे तो बच्चों महिलाओं के लिए कोई प्रावधान करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इनके साथ शोषण होता है। तो इसमें परिवर्तन कर सकता है, कोई कानून बना सकता है, इनको छूट दे सकता है। आगे है, आप देखें अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 ये पहले संविधान में नहीं था। ये कब जोड़ा गया? ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि राज्य सुविधा अनुसार ऐसा कर सकता है। कैसा है ये वाला? यानी क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 15 का क्लॉज जो 3 था ये महिलाओं बच्चों को प्रोटेक्शन देता है विशेष तरीके से, संसद ने छूट दी हुई है। तो ये केस पहुंच जाता है कोर्ट में इसके खिलाफ। बोला ये तो नंबर 1 और नंबर 2 का अपवाद है, मतलब ये उल्लंघन कर रहा है। यानी इसमें कहा गया राज्य भेदभाव नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान क्यों किया गया है, ये कोर्ट में केस जाता है। उसके बाद संशोधन करके ये आप देखेंगे 1951 में, और इसमें कहा गया कि सुविधा अनुसार राज्य ऐसा कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इन महिलाओं बच्चों के साथ शोषण होता है। तो अनुच्छेद क्लॉज 4 15 का चौथा क्लॉज बाद में जोड़ा गया था। अगला देखेंगे अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 क्या कहता है। ये 5 देखिए 4 से और 6 तक ये बाद में जोड़े गए हैं। इसमें क्या है, ये 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद क्लॉज 15 का 5, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दिया गया इसमें। यानी केंद्रीय यानी जो केंद्र के शिक्षण संस्थान हैं उनमें प्रवेश के लिए क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा।
एक व्यक्ति को, ये इसमें 15 क्लॉज 5 कहता है, और ये कब जोड़ा गया? 2005 में। तो ये 2005 में जोड़ा गया। अगला आप देखते हैं आपका, अभी तो ये तो एक नया ही संशोधन हुआ है, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 क्या कहता है? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ये, इसमें सामान्य जाति के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। ब्राह्मण, ठाकुर और ये सामान्य जाति जो आती हैं सामान्य से सवर्ण में, तो उनको ये आरक्षण इसमें दिया गया है। 10% आरक्षण जो दिया गया है वो किस, पूछ लेता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण दिया गया है सवर्ण जाति के लिए, वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद का 15 का क्लॉज 6, अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 में ये वर्णन किया गया है, इसको आरक्षण दिया गया है। और कौन से संविधान? 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा ये जोड़ा गया है। ये तो जग जाहिर रहा है, और ये आरक्षण हमें दिया जाता है, आरक्षण देता है संविधान, और ये अभी जोड़ा गया है 2019 में। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था, उसमें ये ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। तो ये था अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 15। देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपसे नोट करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप इसे नोट करें तब हम आगे बढ़ते हैं। नोट करें इसे, फटाफट से नोट करते चलें और देखें कि ये आरक्षण हमें किस किस प्रकार से दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10% दिया गया है, तो ये आपने देखा होगा। और ये अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 और किसमें? 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, उसमें ये जोड़ा गया। चलिए देख लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखें अनुच्छेद 16 क्या। हाँ, एक चीज और है इसमें, आपने देखा समानता का अधिकार, ये विधि के समक्ष समता का अधिकार और विधियों का समान संरक्षण है, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। आप इधर देखें अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 क्या कहता है? राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यानी विधि के लिए जो समानता का सिद्धांत है वो आम नागरिक के लिए और बाकी लोगों के लिए, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए सिद्धांत नहीं है। अनुच्छेद 361 ये कहता है इनके लिए ये प्रावधान नहीं है। अगला है, क्यों नहीं है? इसमें कारण ये बताया गया है क्योंकि ये विशेष व्यक्ति होते हैं, और जब तक ये अपने पद पर रहेंगे 5 साल के लिए, जब तक भी रहेंगे, वैसे 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, लेकिन उससे पहले भी इन्हें यदि हटाया जाता है किसी भी कारण से, तो तब तक, जब तक ये पद पर रहेंगे तब तक आप इनके ये जो विधि है इस पर इनके लिए ये आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती इनके खिलाफ। राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जो होते हैं राज्य के, इनके खिलाफ कोई क्राइम कानून लागू, यानी क्राइम केस इन पर नहीं लगाया जा सकता, और इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती उच्चतम या उच्च न्यायालय के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं, व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में इन पर सिविल कार्रवाई हो सकती है। सिविल केस तो इन पर किया जा सकता है, लेकिन आपराधिक केस इन पर नहीं किया जा सकता जब तक ये अपने पद पर रहेंगे। वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक इन पर ये केस, आपराधिक केस नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 361 ये व्यवस्था करता है। और अनुच्छेद 105 क्या कहता है? ये विधानमंडल जो होते हैं, यानी राज्य में जो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, उन्हें विधानमंडल कहते हैं, या विधानसभाएं होती हैं, या संसद के जो सदस्य होते हैं, इन्हें भी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 105 के अनुसार क्या दिए गए? संसद या विधानमंडल में कही गई बातों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी राज्य के विधानमंडल में या संसद में खड़े होकर ये कोई भी बात कहते हैं तो इन पर भी कोई केस नहीं हो सकता, ये उत्तरदायी नहीं है न्यायालय के प्रति। इन्हें भी ये विशेषाधिकार दिया गया है। तो ये महापुरुष हैं, अवतार लिया है संसद में या विधानमंडल में, तो इन पर ये कार्रवाई नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं आम नागरिक पर कार्रवाई हो सकती है। आगे चल के और पढ़ाऊंगा इसमें, संसद के जो सदस्य होते हैं और जो विधानमंडल या विधानसभा के सदस्य होते हैं, ये जब तक अपने जो सत्र होता है इनका, आगे चल के वैसे इसकी बात आएगी, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र, ये 3 सत्र होते हैं। इसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इन पर कोई, चाहे कोई भी क्राइम कर दें, इन पर केस नहीं हो सकता। इन्हें ये विशेष अधिकार मिला हुआ है। यानी जैसे मान लो मैं एक बात कहता हूँ, हमारा बजट सत्र 1 फरवरी से, कब से?
1 फरवरी से और मई तक चलता है ना, 1 फरवरी से मई तक चलता है, अप्रैल मई तक चलता है, तो क्या महीने हो गए। और इससे पिछले 40 दिन पहले, 1 फरवरी से 40 दिन पहले जाओ, यानी जनवरी का महीना पूरा, और दिसंबर 21 दिसंबर, यहाँ तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई भी क्राइम करेंगे नहीं होगी। और इसके बाद में 40 दिन तक, अगले 40 दिन तक इन पर कोई क्राइम नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारा बजट सत्र 1 फरवरी से मई तक चलता है, जून के बाद में जुलाई से आपका मानसून सत्र प्रारंभ होता है, जुलाई से प्रारंभ होता है। तो आप देखें 1 महीने का समय मिलता है, और लेकिन टाइम कितना दिया गया है, 40 दिन का। तो कोई भी केस कर सकते हैं ये, उतने दिनों में कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद में मानसून सत्र प्रारंभ हो गया, फिर वो चलेगा, सितंबर अक्टूबर तक चलता है ना। और नवंबर दिसंबर में जाके फिर आप देखते हैं आपका ये शीतकालीन सत्र आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं इनके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, ये सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इन पर कोई केस नहीं हो सकता। ये इन्हें विशेषाधिकार है, आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। तो क्या व्यवस्थाएं इन लोगों के लिए की है, क्या दैवीय अवतार लेकर आए हैं, देवता का अवतार इन्होंने लिया हुआ है, जो कि इन पर कोई क्राइम उस समय। कहने का मतलब है 40 दिन का मतलब क्या है, 40 दिन का मतलब ये है कि साल में 3 सत्र आते हैं, और एक सत्र कम से कम 3 महीने तक तो रहता ही है, तो 9 महीने का हो गया। और 40 दिन पहले 40 दिन बाद में, कहने का मतलब 5 साल तक इन पर कोई क्राइम नहीं होगा, चाहे कुछ भी करें, कोई केस नहीं हो सकता। तो आगे चल के हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखेंगे विधानमंडल के सदस्यों को भी कुछ विशेषाधिकार हैं। संसद या विधानमंडल में कही गई बातों के लिए न्याय के प्रति उत्तरदायी, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो आप इसे नोट करेंगे, ये इसी के है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये सारी बातें कही गई हैं। लेकिन अनुच्छेद में इसमें इन्हें विशेषाधिकार दिया गया है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है, देखेंगे अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 क्या कहता है। देखते हैं, सभी को अवसर की समता, यानी समान अवसर, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए समान अवसर, सभी को, कोई भेदभाव नहीं, है ना। 16 का क्लॉज 1 कहता है किसी भी नौकरी निकलती है, आप कोई फॉर्म डाल सकते हैं, आपको समान अधिकार है सबके लिए, कोई इसमें भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 2 कहता है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान, वंश के आधार पर भी इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नौकरी के लिए आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। नंबर 16 का क्लॉज 3 कहता है राज्य आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो संसद चाहे तो राज्य को छूट दे सकता है भेदभाव करने की। यानी कोई भी राज्य शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो वो अपने भेदभाव कर सकता है। मतलब कोई भी राज्य ऐसा है जिसकी शैक्षणिक व्यवस्था कमजोर है, वीक है, और आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो भेदभाव कर सकता है, किसी को अपने अनुसार विधि बनाकर किसी को आरक्षण दे सकता है, किसी को नहीं दे सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं इसमें अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 कहता है। संसद ने इसे छूट दी हुई है। 16 का क्लॉज 4 क्या कहता है, राज्य में किसी वर्ग या पिछड़े वर्ग का उसकी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो पदों की नियुक्ति पर आरक्षण दे सकता है। यानी जैसे मान लो किसी भी राज्य में कोई वैकेंसी है, कोई पद है, और उसमें एक वर्ग का या पिछड़े वर्ग का उसकी सेवा करने के लिए उचित संख्या नहीं है। जैसे मान लो 100 पद हैं, 100 पद हैं, और 100 में कोई एक पिछड़ा वर्ग है, उसके 2 ही व्यक्ति काम कर रहे हैं 100 में से, बाकी इन पे अन्य पे और व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो फिर पिछड़े वर्ग को विशेष आरक्षण दिया जाएगा। ये कह रहा है पदों की नियुक्ति के लिए आरक्षण दे सकता है, अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 कहता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इसे आप नोट कर लें 16। फिर हम 17 और 18 की बात करते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, और आप इसे देखेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, आप देखेंगे सबसे पहले 27% आरक्षण दिया था। सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 27% आरक्षण की घोषणा की थी और आरक्षण दिया भी था। तो सबसे पहले आरक्षण किसने दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण देने की घोषणा की और आरक्षण दिया। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। किसने दिया, तो आप देखेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह
27% आरक्षण पहली बार इन्होंने दिया था। चलिए अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 की। मैंने 14, 15, 16 इस पर लिखे हुए थे क्योंकि समय ज्यादा लगता हमें नोट करने में, इसीलिए लिख दिया। अब ये छोटे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, तो इसमें देखेंगे ये अस्पृश्यता का अंत करता है। अंत करता है किसका? अस्पृश्यता का अंत करता है। कैसे? यानी अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत एक आपराधिक मामला है। यानी आप जैसे एक उच्च वर्ग का व्यक्ति है और वो निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, छुआछूत का भेदभाव करता है ना, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो आप अस्पृश्यता अधिनियम 1955 इसी के लिए आया था। अस्पृश्यता आप लिख सकते हैं, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 जो आया था, ये इसमें कहा गया एक दंडनीय अपराध है। क्या कहा गया? दंडनीय अपराध है। क्या? दंडनीय अपराध। आप लिख लेंगे अपनी भाषा में, अपराध है अपने तरीके से। और इसमें 6 माह की सजा हो सकती है। कितने माह की? 6 माह की सजा हो सकती है इसमें। यानी आप छुआछूत का, जैसे मान लो कोई व्यक्ति एससी जाति से है, एससी से है, और आप उसके साथ कोई भेदभाव करते हैं, छुआछूत का आप वो लगाते हैं, तो यदि ये इसने केस कर दिया तो आपको 6 महीने की सजा होगी। ये 1955 का अधिनियम कहता है। लेकिन 1976 में इस अधिनियम को बदल दिया गया। इस अधिनियम को बदल के इसका नाम दे दिया गया, क्या? आप इसे नोट करेंगे, इस अधिनियम को बदलकर इसका नाम दे दिया गया नागरिकता अधिनियम। क्या? अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिकता नहीं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम पहले क्या था? अस्पृश्यता अधिनियम 1955। और इसमें कहा गया था ये दंडनीय अपराध है, छुआछूत और जाति का भेदभाव आप करेंगे जाति के साथ तो आपके साथ दंडात्मक कार्रवाई होगी, 6 महीने की सजा होगी। ये अनुच्छेद 17 कहता है। लेकिन 1976 में अधिनियम आया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, और इसमें सजा का प्रावधान कर दिया गया कि यदि इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदल के कर दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। और इसमें कहा गया कि यदि ऐसा पाया तो 1 से 2 साल की सजा होगी। 1 से 2 साल की सजा होगी, है ना, 1 से 2 साल की सजा होगी, इसमें ये कहा गया। और इसमें आप देखेंगे आगे चल के फिर एक और अधिनियम आया 1989 में। कब आया? 1989 में अधिनियम आया, इसी के ऊपर अधिनियम आया था। और इसमें कहा गया था अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऊपर एक अधिनियम 1989 में आया। और इसमें कहा गया यदि इनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है तो सजा 6 माह से 5 साल तक की हो सकती है। 5 साल तक की। और कैसी होगी ये? गैर जमानती होगी, गैर जमानती सजा होगी, इसमें जमानत नहीं हो सकती। 6 माह से 5 साल तक। तो ये आपसे नोट करें, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता कानून का अंत करता है, ये छुआछूत का अंत करता है। ये जातियों के साथ हमारे देश में ऐसा होता है भेदभाव। तो यदि आप देखते हैं यदि कहीं ऐसा पाया जाता है कि जैसे कहीं समाज में बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति ऐसी वर्ग से और आया, आपने उसे नीचे खाट में बैठा दिया, उसकी बेइज्जती कर दी समाज में, तो बोला तू इस जाति से है, तो वो जाके केस करेगा इस अधिनियम के तहत। तो पहले तो 6 माह की सजा थी, फिर ये इसका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम दिया गया 1976 में, सजा 1 से 2 साल की कर दी। लेकिन 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति इसे नाम दिया गया और 6 माह से 5 साल की सजा कर दी, वो भी गैर जमानती, इसमें जमानत नहीं हो सकती। अब भी वही प्रावधान है, अब भी वही व्यवस्था है। वैसे से सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती को जमानती कर दिया था, लेकिन सरकार ने फिर, अभी आपने देखा पिछले सेशन में, इस केंद्र सरकार ने फिर उसे गैर जमानती कर दिया। तो आप इसे नोट करेंगे, अनुच्छेद 17 का वर्णन है ये, आपसे नोट कर लें। अस्पृश्यता का अंत करता है। और अनुच्छेद हम 18 की बात करेंगे इसमें अगले में। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत।
यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकता, उपाधि नहीं दे सकता। राज्य क्या दे सकता है? अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत करता है। इसमें कहा गया है कि उपाधि नहीं दे सकता, केवल कहां दे सकता है? आप देखेंगे केवल शिक्षा के क्षेत्र में, मैं यहां विद्या लिख देता हूं, विद्या एवं सेना को छोड़कर, सेना को दे सकता है। यानी राज्य यानी या तो केंद्र या प्रांत सरकार जो होती है वो केवल सेना और विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में यदि व्यक्ति ने कुछ किया है, कोई लेख लिखा है, कोई पुस्तक लिखी है या कोई रचना किसी के ऊपर लिखी है, तो उसके क्षेत्र में उपाधि दे सकती है और उपाधि दे सकती है और सेना को भी उपहार दिया सकता है। सेना ने जैसे आप देखते हैं परमवीर चक्र, फलाना चक्र, ये चक्र दिए जाते हैं, तो ये दे सकते हैं। बाकी उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद, बाकी आप और किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकते, अनुच्छेद 18 ये कहता है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन है और अनुच्छेद 16 हमने पढ़ा और 15 और 14 हमने पढ़े। तो हमने बात की हमारे किसकी, विधि के समक्ष समता समानता का अधिकार, ये सारा कुछ हमने पढ़ा अनुच्छेद 14 से और 18 तक हमने पढ़ा। तो आपने देखा इसमें कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए और इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा भी नहीं, इस बात की गारंटी देता हूं मैं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अब ये संडे आ रहा है, आज बृहस्पति है, हम संडे को तैयार रहें टेस्ट के लिए। आपका एक टेस्ट होगा जो पिछली क्लासें हो चुकी हैं उनके विषय में, एक टेस्ट में लेने जा रहा हूँ संडे के दिन, और आप उस टेस्ट को देंगे और देखता हूँ आप सत्य बताएंगे कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें से ठीक होते हैं। चलिए, तो आगे कल हम मुलाकात करेंगे अगले स्वतंत्रता के बारे में कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। तो किस किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, हम स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें है या किस किस प्रकार की है, वो सारी चीज़ें हम अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन करेंगे और इसी टॉपिक के साथ हम कल मुलाकात करेंगे। और आज अपनी वाणी को, सेवा को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।